हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था आरबीआई के बारे में। आरबीआई की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोगों ने देखा था, उसकी संरचना और उसके कार्यालयों के बारे में देखा था, और गवर्नर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी। आज का जो वीडियो है वो हम लोग बात करेंगे आरबीआई के कार्यों के बारे में। फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक हमारी कार्य क्या क्या करती है। तो जो लोग कल का वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एग्जाम में अगर आप लोग यूपीपीसीएस अथवा देखें हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें मेंस में यहां से लिखने के लिए चीजें आती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पिछला वीडियो आप सब देख चुके हैं। जो लोग ना देखे हों आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप सब देख सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई के कार्यों के बारे में। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वह क्या है, आरबीआई के कार्य काफी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करने वाला हूं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो में होने वाला क्या है। सबसे पहले मैं आरबीआई के 8 से 9 कार्य जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई जगहों से मैंने उसे इंक्लूड करके कलेक्ट किया, फिर उसे आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य, वैसे तो आरबीआई बहुत सारे कार्य करती है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है जहां से आप लोगों में एडजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं छोटे एग्जाम में, वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 8 से 9 पॉइंट में सारे कार्यों को लिख दूंगा, फिर उसके बाद आप लोग उसे नोट डाउन करेंगे, फिर मैं जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसे एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो आरबीआई के कार्यों में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो सबसे पहला कार्य होता है, आरबीआई का पहला कार्य होता है क्या, मौद्रिक नीति तैयार करना। मैं समझाऊंगा मौद्रिक नीति है क्या। तो मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना क्या है, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सारी चीजें लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं ज्यादा कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, वीडियो बड़ा होगा, चीजें आप लोगों के समझ में आएंगी। जो पॉइंट एक्सप्लेन करने लायक होगा मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, मैं लास्ट में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा उसे अलग से हेडिंग बना के मैं आप लोगों को लिखवाने की भी कोशिश करूंगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा कार्य क्या है इसका, पहला कार्य मौद्रिक नीतियों को तैयार करता है और उसका क्रियान्वयन करता है कौन, आरबीआई। दूसरा कार्य है वित्तीय प्रणाली का विनियमन करना। क्या है, वित्तीय प्रणाली का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना, एवं पर्यवेक्षण करना। ठीक है, तो यह इसका दूसरा कार्य है। यह भी हेडिंग के तौर पे मैं समझाऊंगा, यहां बात करने की जरूरत नहीं है, रिपीट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है वह क्या है, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना, यह इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। भारत में देखिए किसी भी देश की जो साख होती है विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर करती है कि आपके पास जितनी ज्यादा विदेशी मुद्राएं पास में होंगी, फॉरेन आपकी जो होंगी करेंसी, उसी के माध्यम से आप फॉरेन से क्या कर सकते हो, अपना आयात अथवा निर्यात कर सकते हो, उनसे व्यापार कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास इस करेंसी की वैल्यू नहीं होगी, मात्रा कम होगी, क्वांटिटी, तो आप उनसे बिजनेस नहीं कर सकते। इससे आपकी जीडीपी जीएनपी दोनों में क्या होगा, गिरावट आएगी। तो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में। ये सारे कार्य हैं, आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेके चीजें लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं तो कहूंगा मेरे साथ ही लिखते रहिए। चौथा पॉइंट है मुद्रा जारी करना। कल ही हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, मुद्रा जारी करना। ठीक है, और उसके बाद उसका विनियमन करना। मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि परिचालन योग्य ना होने पर
क्या है? परिचालन योग्य न होने पर नष्ट करना। किसे नष्ट करना? मुद्रा को। अब बात करेंगे इस पर, क्योंकि ये पॉइंट मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यही बता दे रहा हूं। मुद्रा जारी करना, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से बात की थी कि 1 रुपए की नोट के अलावा जितनी भी आपकी मुद्राएं भारत में चलती हैं वो सब आरबीआई के द्वारा जारी की जाती हैं। 1 रुपए का जो नोट होता है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और उस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। बाकी जितनी करेंसियां होती हैं सब पर इंडिया का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर का क्या होता है? सिग्नेचर होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे कि मुद्रा जारी करना, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि नोटों का निर्गमन करना। ठीक है, प्रचलन में मुद्रा को लाना और उसका विनियमन करना। मतलब विनियमन का आशय यहां इस बात से लगाया गया है कि जो मुद्रा चलन में है उसकी वैल्यू को बनाए रखना, कि मुद्रा की छपाई ज्यादा ना हो जाए अथवा कम ना हो जाए, जिससे कि किल्लत हो इसकी या फिर इसकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए। आप सब जानते हैं जब हम लोग मुद्रास्फीति अपस्फीति के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर मार्केट में मुद्रा की वैल्यू नहीं, अगर मुद्रा की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मात्रा अगर मुद्रा की ज्यादा होगी, मान लीजिए यह मार्केट में है, अगर इसमें करेंसी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, तो क्या होगी? महंगाई भी ज्यादा हो जाएगी। अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो महंगाई भी क्या होती है? कम हो जाती है। तो इस तरह से इसको संतुलन को, मार्केट में इसके संतुलन को बनाए रखना किसका कार्य है? आरबीआई का कार्य। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे वाले पॉइंट में कि परिचालन योग्य न होने पर नष्ट करना। आप लोगों ने सुना होगा कि जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 1000 और 500 की नोटें बंद की गई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि जो बैंक क्या बोल रही थी कि आप पैसा मेरे पास वापस करो, करेंसी हमसे नई करेंसी ले जाओ। एक्सचेंज हो रहा था उस समय, तो वो जो करेंसी वो अपने पास ले रहा था वो क्या करेगा? वो यूजलेस हो गई, तो उसे क्या करना? नष्ट करना। तो ये कार्य आरबीआई का है कि परिचालन योग्य न होने पर मुद्रा को नष्ट करना। उम्मीद करता हूं चौथा पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे 5वें पॉइंट के बारे में। 5वां पॉइंट है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा हेडिंग बना के। क्या है? सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। ठीक, अब बात आती है कि सरकार का बैंकर हो गया, तो जो भारत में बैंकें हैं, कल हम लोगों ने देखा था इसके प्रकृति के बारे में कि भारत में जितनी भी बैंकें होती हैं सबका संचालन करता है यहाँ और सबको आपूर्ति करता है, उन्हें लोन भी देता है। तो इसमें एक पॉइंट और निकल के आएगा कि बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना। ये और ये दोनों डिफरेंट है, हम लोग बात करेंगे। क्या है? बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना। बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना, ये सेम है दोनों, बट इसमें क्या है? कुछ डिफरेंट है। कार्य करना, ठीक, ये सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करती है और जो बैंक होती हैं बैंकों के बैंकर के रूप में भी कार्य करना। इसका आशय यह है कि जितनी सारी बैंकें अपने भारत में प्रचलित हैं, इस समय चलन में है, सारी बैंकों का यह क्या करता है? बैंकर के रूप में कार्य करता है कि उनके लेन देन से संबंधित सभी वाद जो होते हैं यह अपने पास मंगा सकता है और उन्हें मुद्रा की कमी होने पर आपूर्ति भी कर सकता है। और मुद्रा ज्यादा होती है तो हम लोगों ने पढ़ा था बैंकों के बारे में कि बैंकों के पास जो मुद्रा होती है वह क्या करते हैं? आरबीआई के पास जमा करते हैं, तो उस पर भी बैंकों को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से यह बैंकों का संचालन करती है, उन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो बैंकों के बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। 7वां पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। साख का नियंत्रण करना इंपॉर्टेंट है, यही बात करेंगे इस पर। साख का नियंत्रण करना। ठीक, साख का नियंत्रण करना। साख का आशय क्या है? कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी साख। साख हमारा क्या होता है? देखिए, अगर आपको लोन की जरूरत है, अगर आपको लोन की जरूरत है, ऋण लेना चाहते हैं आप, तो किसी अगले व्यक्ति के पास आप जाएंगे अगर, तो वो आपको किस बेस पर लोन देगा, वही आपकी साख है। अगर आपकी साख अच्छी है, साख का आशय यहां से लगाया जा सकता है कि आपके पास कितनी पूंजी है, कितनी पूंजी है या फिर कितनी संपत्ति है, यही आपकी साख कहलाती है, जिसे इमेज कहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी संस्था अगर आपको लोन प्रोवाइड करेगी तो वह सबसे पहले आपको कुछ न कुछ चीजें बंधक रखती है, या फिर उसके माइंड में यह चीज होनी चाहिए कि आपके पास
आप जितना पैसा हमसे ले रहे हो कल को आप मेरा वापस कर सकते हो कि नहीं। अगर आप वापस नहीं कर पाओगे तो उसके बदले में कोई ऐसी चीज हमें चाहिए जिससे मैं अपने पैसे की क्या कर सकूं, पूर्ति कर सकूं, तो वही आपकी साख कहलाती है। तो साख का नियंत्रण भी करता है कौन, आरबीआई करता है। तो उम्मीद करता हूं ये 7 के 7 पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। इसमें से बचा कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और पांचवा पॉइंट। ये पांचों पॉइंट हम क्या करेंगे आगे चल के 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट बन गए ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो इन सबको हम लोग हेडिंग के तौर पे बना के चीजें लिखेंगे, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। अगर आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो समझेंगे, खास करके जो लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वीडियो बहुत सही तरीके से देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना 100% श्योर है। ठीक है, तो मैं इसे रफ करने वाला हूं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए अथवा नोट डाउन कर लीजिए। बात करेंगे हम लोग 8वें पॉइंट के बारे में, साख का नियंत्रण। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। साख वही होती है जिस पर आपको लोन मिलता है, जिस संपत्ति अथवा जिस पूंजी को बेस बना के आपको लोन दिया जाएगा वही साख कहलाता है, और उस पर नियंत्रण भी किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा। आइए बात करते हैं 7वें पॉइंट के बारे में। ठीक है, सॉरी 8वें पॉइंट के बारे में। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और उन पर सही तरीके से फोकस करके पढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो एक तरह से टॉनिक का काम करेगा प्रिपरेशन में। क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना 100% श्योर है। मैं बार बार कह रहा हूं तो इसका कुछ लॉजिक होगा। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं इसलिए मैं चीजें रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो चीजें सही तरीके से समझने की कोशिश करिए। 8वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो 8वां पॉइंट जो इसका बनता है यह कार्य है। 7 कार्य हम लोगों ने देखा कि आरबीआई क्या कार्य करती है। 8वां कार्य क्या करती है, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। किसे, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। चलिए इस पॉइंट पर बात करते हैं। मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना, क्या जरूरत है कि आरबीआई मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करे। कोई भी ऐसा व्यक्ति, आप लोग भारत में ये चीज मैंने बहुत देखी, आप सब भी इससे परिचित होंगे। जैसे कि आप सब देखते हो कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोग देख लीजिए अंबानी, टाटा, ये सब हैं बहुत अमीर हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा सही से नहीं मिलता। तो भारत का ये जो सबसे बड़ा लक्षण है तो वह क्या है कि जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है, जो गरीब है वह बहुत ज्यादा गरीब है। तो इसी में संतुलन बनाए रखने के लिए आरबीआई क्या करता है कि मुद्रा पर क्या करता है, यह लेन देन पर नियंत्रण करता है। कि लेन देन, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कस्टमर बैंकों का जो ज्यादा से ज्यादा पैसे क्या करे, निकाल के अपने पास रख ले, अथवा कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपनी आय से ज्यादा पैसा अपने पास रखे और बैंकों में क्या करे, जमा करे। तो उससे भी पूछताछ की जा सकती है कि आपने यह इनकम आपसे कहां से लाया और कैसे आपने इसे इतना पैसा अपने पास बनाया। तो उसका नियंत्रण भी कौन करता है, यह सॉरी आरबीआई करता है कि मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना, कि बैंकें कितने पैसा दे रही हैं, कितना जमा के रूप में ले रही हैं, उसमें संतुलन बनाए रखना। यह किसका कार्य है, आरबीआई का कार्य है। बात करेंगे 9वें पॉइंट के बारे में। आई होप ये लास्ट पॉइंट होगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। सॉरी, देखिए 9वां पॉइंट क्या है इसका, विकासात्मक भूमिका। क्या है, विकासात्मक भूमिका। इस पर भी यही बात कर लेते हैं। विकासात्मक भूमिका का मतलब यह है कि जो फर्म होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, अथवा जो कंपनीज होती हैं, जिनके माध्यम से इंडिया में क्या होता है, अपने देश का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। कोई भी ऐसी फर्म, संस्था अथवा कोई भी कंपनी जिसके माध्यम से क्या हो कि भारत अपने देश के जीडीपी में क्या हो, वृद्धि हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो उन सब के विकास में यह क्या करेगा कि उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। तो विकासात्मक भूमिका इसकी यहीं से निकल के आती है कि देश के डेवलपमेंट में क्या करना, वृद्धि करने के लिए अगर कोई इंसान हो या फिर कोई संस्था हो, अगर इससे लोन लेना चाह रही है तो यह लोन प्रोवाइड करेगा उसे कि आप देश के विकास में अपना योगदान दो, तो वह योगदान आरबीआई का ही माना जाएगा। तो ये जो विकासात्मक भूमिका है यह हमेशा कोशिश करता है
कि आरबीआई हमेशा यह प्रयास करती है कि ऐसे व्यक्तियों को लोन दिया जाए जो भारत की जीडीपी में कुछ वृद्धि कर सके। जीडीपी का मतलब है अगर जीडीपी में वृद्धि हुई तो देश का विकास हुआ। तो इस तरह से सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसे याद रखेंगे आप लोग। तो विकासात्मक भूमिका भी हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए अब बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कार्य है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ ही लिख चुके होंगे, क्योंकि चीजें एक्सप्लेन करने वाली आज नहीं थी, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आइए पहला पॉइंट क्या था, आप लोगों को याद होगा क्या था वह? मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना। चलिए मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना। मैं चाहता तो साथ में एक्सप्लेन करता जाता, लेकिन अगर मैं साथ में एक्सप्लेन करता तो काफी लोग ऐसे हैं जो कि स्मार्ट होते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वीडियो पूरा देखो ना देखो, मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूं कि इससे आप लोगों को फायदा होने वाला है। मैं अगर एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, आप 1 से 2 पॉइंट देख के चले जाओगे, इससे मेरा क्या घाटा होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अगर आप लोग जो टॉपिक पढ़ो उसे 100% श्योर एकदम क्लियर करके अगर आप लोग एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। बात बुरी लगेगी लेकिन सच है। जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसे पढ़ने के बाद लिखो, समझो उसे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड खुद से क्वेश्चन बनाओ। और जिस दिन आप अपने आप से क्वेश्चन बनाना सीख गए तो मान लीजिए कि आपका 50% से ज्यादा प्रिपरेशन हो चुका है। तो आइए बात करते हैं इस पर। देखिए चीजें मैं वही बोलूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। मैं एनर्जी में इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां लगने वाली हैं। एमपीपीसीएस का भी क्या है, नोटिफिकेशन आ चुका है और यहां से क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो आप लोग प्रिपरेशन सही तरीके से करते रहिए। एमपीपीसीएस हो गया, अभी यूपीपीसीएस का क्या है, मेंस होने वाला है, और साथ ही आपका एनटीपीसी का एग्जाम चल ही रहा है, यूपीएससी का वैकेंसी आने वाली है। तो इस तरह से बहुत सारी वैकेंसियां लगने वाली हैं। अभी अधीनस्थ की बहुत सारी वैकेंसियां पेंडिंग में पड़ी हैं, जिनका नोटिफिकेशन आना बाकी है। बस एकदम एक तरह से अगर आप लोग देखें तो कोरोना के बाद बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। तो उन सब में अपना क्या है, लक आजमाना है और पहली वैकेंसी में सेलेक्ट होना है। ठीक, आइए इसके बारे में बात करेंगे कि मौद्रिक नीति तैयार करना। देखिए सबसे पहले इसका उद्देश्य देखेंगे, मौद्रिक नीति तैयार क्यों की जाती है। ठीक, उद्देश्य में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि मूल्य में स्थिरता बनाए रखना। मौद्रिक नीति का सबसे मेन मोटिव जो होता है, मूल्य में स्थिरता बनाए रखना। क्या? मूल्य स्थिरता बनाए रखना। मूल्य स्थिरता बनाए रखना, ठीक है। और उसके बाद उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध करना। यहां लिख लेते हैं, उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रदान करना या उपलब्ध करवाना। यह मौद्रिक नीति की तहत चीजें आती हैं। मौद्रिक नीति से यही आशा है कि मूल्य में आप स्थिरता बनाए रखो, ऊपर नीचे ना हो, हमेशा की मुद्रा का मूल्य ज्यादा हो रहा है अथवा कम हो रहा है। साथ ही जो उत्पादक क्षेत्र है, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो उत्पाद करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करो जिससे देश में विकास हो सके। तो विकासात्मक भूमिका इसी के तहत आ जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। मैंने बोला था ना कि एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। ये देखिए मैं चाहता तो साथ में लिख देता, इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैं लिखूंगा तो चीजें आप लोग नोट भी करोगे। नोट करके जब बाद में आप लोग पढ़ोगे एक एक पॉइंट और उसे एक्सप्लेन करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैंने वीडियो देख के गलत नहीं किया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? तो वह था वित्तीय प्रणाली का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना। ये इंपॉर्टेंट है। वित्तीय प्रणाली का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना। देखिए टाइम थोड़ा लगता है चीजें लिखने में। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं चीजें पहले से ही एक तरह से प्रोफाइल तैयार किए रहूं और आप लोगों को दिखा दिखा के समझाता जाऊं। इसमें क्या होता है कि मैं जब चीजें लिखता हूं तो एक बार लिखता हूं तब आप लोग देखते हो, एक बार एक्सप्लेन करता हूं तब आप लोग देखते हो, एक बार फिर आप लोग लिखते हो। तो ये चीजें 2 से 3 बार रिपीट हो जाती है, तो याद करने में इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है,
आइए वित्तीय प्रणाली के विनियमन से संबंधित जो पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या है कि बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करना। एक्सप्लेन करूंगा मैं। बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मापदंड निर्धारित करना, यह पहला पॉइंट है। किसके तहत? वित्तीय प्रणाली के विनियमन में जो बैंकों का जो परिचालन होता है, जो बैंकें चलाई जाती है, जिनका संचालन होता है, तो उसको जारी करने के लिए मापदंड निर्धारित करना कि किस बेस पर बैंकों का क्या हो रहा है, विनियमन किया जा रहा है। यह क्या कहलाता है? वित्तीय प्रणाली का विनियमन कहलाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसी में हम लोग लिखेंगे, मापदंड निर्धारित करना और जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। यही में लिख लेते हैं, जिसके अंदर देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वो उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है कि यह वित्तीय प्रणाली बनाई क्यों जाती है, तो इसका जो उद्देश्य है वो हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। मैं मेंस के लिए चीजें लिखा रहा हूं, वनडे एग्जाम में भी यहां से क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, तो आइए इसका जो उद्देश्य है वो लिखते हैं, प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना। प्रणाली में, अब ये कौन सी प्रणाली है? बैंकिंग प्रणाली। लोगों का विश्वास बनाए रखना। ठीक, साथ ही क्या है, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। जो कस्टमर क्या होते हैं, बैंकों में जमा करते हैं, उनके हितों की रक्षा करना। हितों की रक्षा से आशय है कि उनको जो लाभ, जितना लाभ हो सके बैंक से दिया जाए। ठीक, तो ये दो इसके उद्देश्य थे, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं किसके, जो तीसरा पॉइंट था। आप लोग बोलेंगे सर आपने बोला था विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी आप एक्सप्लेन करोगे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग बात करेंगे सही तरीके से। ठीक है, आइए विदेशी मुद्रा हम लोग देखते हैं, इसे नोट डाउन करिए। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ, वीडियो को पॉज कर लिया करिए और सही तरीके से नोट डाउन किया करिए, जिससे कि बाद में नोट्स पढ़ने पर, मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूं, फिर भी 2 से 3 कलर के मार्कर यूज करता हूं। इसी तरह से आप लोग पेन भी 2 से 3 कलर की यूज करें, जिससे कि नोट्स आप लोगों का इंटरेस्टिंग लगे, कि जब भी आप नोट्स खोलो तो पढ़ने का मन करे। देखिए स्टडी जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है, एक स्मार्ट स्टडी होती है और एक नॉर्मल स्टडी होती है। स्मार्ट स्टडी का असर यह नहीं है कि वो उड़ता रहता है, स्मार्ट स्टडी खुद से बनाई जाती है। जैसे आप लोग नोट्स ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें भी अपनी मेंटेलिटी सही क्रिएट करो। क्या है कि नोट्स बनाने का असर यह नहीं किताबों की तरह चीजें लिख देना है, आपको 2 से 3 कलर की पेनें यूज करना है और सही तरीके से, जिससे कि नोट्स खोलने पर पढ़ने का मन करे। ठीक है, तो इस तरह से नोट्स प्रिपेयर किया करिए। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, क्या है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन था, है ना। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, ये तीसरा पॉइंट था ना, इसी के बारे में बात होने वाली है। देखिए चीजें उतना याद नहीं रहती, बट कार्य है तो ये याद रहेगा। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन ही था, है ना। आइए इसके तहत जो पहला पॉइंट आता है वो हम लोग देखेंगे। वह क्या था कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लाया गया था, कब? 1990 में, 1999 में। क्या था? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, अधिनियम 1999 क्या करता है? इसका प्रबंध करता है, इसका प्रबंध करता है।
मतलब अब आप लोगों से एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं क्वेश्चन यहीं से बना दूं, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। आप लोगों ने देखा विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कौन करता है, आरबीआई करता है। तो पूछ लेगा कि आरबीआई विदेशी मुद्रा का प्रबंधन किस अधिनियम के तहत करता है, तो वह क्या है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था, तो वह कब लाया गया था, 1999 में। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं छोटे एग्जाम के लिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, वह क्या है, विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना। क्या है, विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना। ठीक, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, किसका, विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के तहत आरबीआई क्या करेगा कि जो विदेशी व्यापार होगा और भुगतान होगा इसको सुविधाजनक बनाना। यह कैसे हो पाएगा, जब आपके पास क्या होगा, विदेशी मुद्रा का भंडार होगा आपके पास। ठीक है, विदेशी मुद्रा के भंडार से आशय यह है कि एक हम लोगों का क्या है, कोष है, वो विदेशी मुद्रा कोष ही निर्धारित किया गया है। मान लीजिए यहाँ कोष है, तो मान लीजिए यूएसए से हमें क्या करना है, कोई भी व्यापार करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास डॉलर होना चाहिए। अगर हमारे पास डॉलर की मात्रा पर्याप्त है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे व्यापार कर सकते हैं। अगर हमें रसिया से करना है, चाइना से करना है, देखिए व्यापार हर कंट्री से होता है, तो हर कंट्री में एक कोष होता है जो विदेशी मुद्राओं का क्या करता है, अपने पास स्थायित्व रखता है, भंडार रखता है। और विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, अगर उसमें कमी आती है तो इससे देश का क्या होता है, डेवलप भी रुक सकता है, देश विकास नहीं कर सकता है। आपके पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। ऐसा कब हुआ था, 1991 में भारत में जब क्या आई थी, आर्थिक मंदी आई थी, तो उस समय ऐसा था कि भारत के पास इतनी मुद्रा थी कि उससे केवल 7 दिन का क्या हो सकता था, पूरे भारत को चलाया जा सकता था। आई थिंक 7 या 15 ऐसे ही था, मैं कंफ्यूज हूं, बट उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि जो मुद्रा होती है ना, इसकी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसे सही तरीके से समझेंगे। उसी समय क्या हुआ था कि उदारीकरण की नीति लाई गई थी, लिबरलाइजेशन की। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में भी, शायद इसके बाद का वीडियो ही होगा कि उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है। आप सब कंफ्यूज रहते हैं तीनों पॉइंट के बारे में, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, बस आप लोग धैर्य बना के इसी तरह से वीडियो में साथ देते रहेंगे तब। ठीक है, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इस विदेशी मुद्रा प्रबंधन के तहत तीसरा पॉइंट क्या है, वह क्या था कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना, साथ ही इसे बनाए रखना। इसे बनाए रखना। देखिए, अगर मैंने फिर यही बात की अभी थोड़ी देर पहले की थी कि भारत हो या कोई भी कंट्री हो, अगर उसे विकास करना है तो उसके लिए क्या होगा कि जो विदेशी मुद्रा बाजार होता है उसमें भी उसे विकास करना पड़ेगा। विकास का आशय यह है कि आप ऐसी नीति अपनाओ, ऐसी नीतियां रखो विश्व के स्तर पर अपनी, कि जिससे बाहर की कंट्रियां आपके अंदर आए, क्या करें, आपके कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, यहाँ फैक्ट्रियां डालें, यहाँ उद्योग लगाएं, जिससे आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी, साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा है वह भी बढ़ेगी। ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती हैं विदेशी मुद्रा भंडार से। विदेशी कंपनियां अगर हमारे यहाँ आकर्षित होकर फैक्ट्रियां डालती हैं या फिर कोई भी व्यापार करती हैं, अगर इन्वेस्ट करेंगी, उससे क्या होगा कि हमारे देश में बहुत तेजी से विकास होगा। ठीक है, और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज के समय में। आइए, तो यही है कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना, साथ ही इसे बनाए रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम लोग किस पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट क्या था हमारा, मुद्रा जारी करना, उसका क्रियान्वयन करना, और जो मुद्रा नष्ट होने पर, मतलब कि जो मुद्रा उपयोग करने लायक ना बची हो उसे नष्ट करना, वो हम लोगों ने समझ लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो हमारा पांचवा पॉइंट था, मैंने बोला था इसे एक्सप्लेन करूंगा, तो वह क्या था, पांचवा पॉइंट था हमारा सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। यहां से क्वेश्चन बनेगा ढेर सारा, मैं इसे कम से कम 4 से 5 पॉइंट इसमें लिखने वाला हूं, 4 से
5 पॉइंट। तो आप लोग सही तरीके से पहले मेरे साथ लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे तो समझेंगे। ठीक, चीजें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलूंगा कि जो वर्ड आप लोगों को समझने में कंफ्यूजन हो। मुझे खुद लगता है कि जैसे मैंने बात किया विदेशी व्यापार या विदेशी मुद्रा बाजार, तो मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें पहली बार ये वर्ड मिल रहे हों, तो मैं हर वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। आइए, सॉरी, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, कि आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में कैसे कार्य करती है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वह क्या है, आरबीआई अधिनियम की शर्तों में आरबीआई अधिनियम की शर्तों में क्या होता है, रिजर्व बैंक को देखिए, रिजर्व बैंक को एक केंद्रीय बैंक भी बोला जाता है, बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा कि भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है, उसमें पीएनबी दे देगा, एसबीआई देगा, बीओबी दे देगा, और एक ऑप्शन दे देगा आरबीआई। तो आरबीआई क्या है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है और सरकार का भी बैंक है। ठीक है, तो इस तरह से यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आरबीआई अधिनियम की शर्तों में रिजर्व बैंक को क्या किया गया है, केंद्रीय सरकार की, रिजर्व बैंक को केंद्रीय सरकार की प्राप्तियों, मतलब केंद्र सरकार की जो इनकम होती है, जो इसे प्राप्ति होती है, साथ ही भुगतान, जो वह क्या करता है, भुगतान करता है, पेमेंट करता है, प्राप्तियों, भुगतानों, विनिमय प्रेषण, क्या, विनिमय प्रेषण का उत्तरदायित्व। आरबीआई अधिनियम की शर्तों में रिजर्व बैंक को केंद्रीय सरकार की प्राप्तियों, भुगतानों, विनिमय प्रेषण का उत्तरदायित्व दिया जाता है, का उत्तरदायित्व दिया गया है। तो यह पहला पॉइंट है। देखिए, जो आरबीआई अधिनियम है, उस अधिनियम में कुछ शर्तें रखी गई हैं कि यह बैंकर के रूप में कार्य करेगा, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करेगा, और उसके तहत यह क्या करेगा कि जो केंद्रीय सरकार होगी, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसकी जो प्राप्ति होगी, मतलब जो इनकम होगी, जो एक्सपेंसेस होगा, और विनिमय प्रेषण से आशय यह है कि कोई भी वस्तु लेना अथवा देना, उसके बदले में क्या करना, पेमेंट करना, वो किस पर है, आरबीआई पर है। प्रेषण का मतलब है उसे आगे बढ़ाना, विनिमय को आगे बढ़ाने का सारा उत्तरदायित्व किसे दिया गया है, आरबीआई को दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, जो हमारी केंद्रीय बैंक है। किसके माध्यम से, आरबीआई अधिनियम के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं कि सरकार के बैंकर के रूप में कार्य के तहत पहला पॉइंट आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। ठीक, तो एक काम करता हूं, मैं सब रफ कर देता हूं पूरी तरह से। एक पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, और ये हेडिंग बनी होगी सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, इसी में आप लोगों को सब पॉइंट बना बना के चीजें लिखना है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, और दूसरा पॉइंट देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, रिजर्व बैंक को भारत में सरकारी कारोबार करने का अधिकार है। रिजर्व बैंक को भारत में सरकारी कारोबार करने का अधिकार है, कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है। देखिए, जो हमारा रिजर्व बैंक है, अभी हम लोगों ने देखा किस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वह बैंक, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य। सरकार के बैंकर का आशय यह है कि गवर्नमेंट जो भी बैंक से रिलेटेड कार्य करेगी,
या बैंक के द्वारा जो कार्य हो सकता है सरकार का, वह कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो उसी को मैंने पॉइंट बना के लिखने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोग समझ जाएं और चीजें याद कर लें कि रिजर्व बैंक को भारत के सरकारी कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा कार्य जो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, गवर्नमेंट अथवा सरकार की तरफ से किया जाता है, भारत सरकार की तरफ से, उसका अधिकार किसे प्राप्त है? तो रिजर्व बैंक को प्राप्त है। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। उसमें दिया गया है अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों के साथ करार करके क्या करेगी? हम व्यापार करेगी। सॉरी, अधिनियम के अनुसार कौन सा अधिनियम? आरबीआई एक्ट के अनुसार। हमेशा याद रखेंगे, अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों के साथ राज्य सरकारों के साथ करार का मतलब यह है क्या है? प्रॉमिस करके या फिर समझौता करके। राज्य सरकारों के साथ करार करके क्या करेगी? यह आरबीआई राज्य सरकार के लेन देन कर सकता है। आरबीआई राज्यों के साथ लेन देन कर सकता है। देखिए, इसमें क्या है कि राज्यों को डायरेक्ट इससे कार्यभार करने का अधिकार नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, तो इसका आशय यह है कि अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों के साथ करार करके आरबीआई राज्यों के साथ लेन देन कर सकता है। कि मतलब जो अधिनियम है, अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारों के साथ यह क्या करेगा? पहले समझौता करेगा, करार करेगा, उनसे बातें करेगा। अगर वो राजी हैं तो यह क्या कर सकता है कि राज्यों के साथ भी लेन देन कर सकता है, लेकिन बिना करार के यह उनसे लेन देन नहीं कर सकता। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। बात करेंगे चौथे पॉइंट की। अब बात आती है कि यह राज्यों से भी कार्य कर सकता है, केंद्र का तो करता ही है। तो जो केंद्र और राज्य, स्टेट या फिर सेंटर के जो क्या होते हैं, हमारे खाते होते हैं, प्रमुख खाते जो होते हैं, वो आरबीआई में ही होते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट बना के हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसे? कि आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खातों का क्या कर सकती है? अपने पास रखती है। आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के, आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खाते क्या करती है? अपने पास रखती है या रखती है। कि जो गवर्नमेंट के क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं, वह किसके पास होते हैं? आरबीआई में ही होते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे, जो एक्सपेंसेस वगैरह होगा, वह आरबीआई के माध्यम से होगा, और वह अकाउंट कहां होगा? आरबीआई में होगा। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे पांचवें और वीडियो के लास्ट पॉइंट के बारे में। देखिए, वीडियो खत्म होने से पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक पॉइंट को भी क्या करूंगा? क्लियर करूंगा। मुझे पहले ही कर देना चाहिए था वीडियो की स्टार्टिंग में, लेकिन वो चीज अब याद आ रही है, उसके लिए माफी चाहता हूं। पहले मैं इसे लिख लेता हूं, फिर बात करता हूं कि कौन सा पॉइंट है। वो एक वीडियो था मेरा, उस वीडियो में एक दो कमेंट ऐसे आए हैं जो कि मुझे भी कंफ्यूज कर दिए थे, तो मैंने उसे फिर से देखा तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी। ठीक है, लेकिन वो समझने में उन लोगों को मिस्टेक हुई थी, मैंने कोई गलती नहीं करी थी। ठीक है, तो मैं वही आप लोगों को बता दूंगा। मैंने कमेंट वैसे भी रिप्लाई कर दिया है आप लोगों का। अगर अब भी कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। आइए पहले इसे लिख लेते हैं। आरबीआई ने पूरे भारत में, आरबीआई ने पूरे भारत में सरकार की ओर से पूरे भारत में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ साथ भुगतान करने के लिए
भुगतान करने के लिए क्या करता है, सुसंचालित व्यवस्था करता है। सुसंचालित व्यवस्था करता है। मतलब क्या है, देखिए आरबीआई पूरे भारत में सरकार की ओर से जो राजस्व वगैरह होता है, राजस्व के तहत जो प्राप्ति होती है उसे संग्रह करता है और उसके साथ ही पेमेंट करने के लिए भी क्या करता है, व्यवस्था प्रदान करता है, वो भी समुचित तरीके से, सुसंचालित। सुसंचालित का मतलब है कि सही तरीके से, जिसमें कोई गलतियां ना हो सके। इसके लिए कई ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं जो रिसर्च करके इसका संचालन करते हैं। तो आई होप कि आज का जो वीडियो था यही खत्म हो रहा है, आप लोग सही तरीके से इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो आरबीआई के जितने कार्य थे आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखें, चीजें याद करें और लिखें, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। अब मैं बात करने वाला हूं उस पॉइंट के बारे में जो मैंने अभी बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेरा चैप्टर था, कौन सा था, वो है सरकार के अधिकार तथा दायित्व, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका कमेंट आया था कि मैंने उसमें बताया था कि संविधान के भाग 13 में और अनुच्छेद 294 से लेकर 300 तक है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला है कि सर ये भाग 12 है या 13 है। तो देखिए मैं आप लोगों को यही बता दूं थोड़ा सा कि अगर आप लोग एम लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे, किसकी, एम लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे आप लोग, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, भाग 13। लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से समझें, मैंने क्या किया था कि एम लक्ष्मीकांत की बुक मैंने पूरी करवाई है, तो उसमें लक्ष्मीकांत ने जो दिया था मैंने उसे बताया था, बट मैंने बोला भी था कि इसके भाग में कंफ्यूजन है। भाग क्या हो सकता है, भाग 12 भी हो सकता है। उसी वीडियो के लास्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने ये बात की थी, लेकिन जो एक्चुअल में है तो वो भाग 12 है। ठीक, तो ये जो मिस्टेक थी ना, वो मेरी मिस्टेक नहीं थी, वो एम लक्ष्मीकांत के बुक की मिस्टेक थी। मेरी सिर्फ सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने आप लोगों को वहां पर लिख के बता दिया। और जो अनुच्छेद है तो वो अनुच्छेद 294 से 300 के बीच में है, ये कंफर्म है। किसके बारे में बात हो रही है, सरकार के अधिकार तथा दायित्व के बारे में। तो वह अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 12 है। ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा उसे अगर करेक्ट नहीं किए हो तो। ठीक, यही कंफ्यूजन था और ये कंफ्यूजन, ये बोलने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख के ऐसा लगता है कि आप लोग क्या हैं कि पॉजिटिव तरीके से इसे ले रहे हैं, एक्टिव हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे ये कमेंट देख के आज बहुत बहुत सही लगा, बड़ी खुशी मिली कि आप में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सही तरीके से वीडियो देख रहे हैं और उसमें अगर कोई गलतियां हो रही तो आप बता रहे हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया कि इसे सुधार दिया है। आज आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो उसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।